गुरु गोविंद साहब के जन्मदिन पर यानी कि 350वें जन्मदिन पर प्रकाश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और प्रकाश उत्सव की तैयारियां जो चल रही हैं उसकी ये हम आपको पहली झलक दिखा रहे हैं। पटना साहिब में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और इस मौके को खास बनाने के लिए लेजर लाइट का खास इंतजाम किया गया है। 5 जनवरी को प्रकाश उत्सव का मुख्य समारोह मनाया जाएगा, जिसकी इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। आप अभी उसकी पहली तस्वीरें देख रहे हैं। प्रकाश उत्सव की ये तस्वीरें पटना से अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी अपनी बात कर दे और कुछ एक लोगों को पसंद आए तो ऐसी ट्रोलिंग होती है, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने जघन्य अपराध कर दिया है। एक ऐसा जरिया बन गया है जहां लोग अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें लोग परेशान करते हैं। हम आपको ये दिखाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोहम्मद कैफ ने अपनी रूटीन एक्सरसाइज में कुछ फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर किए। मोहम्मद कैफ इसमें योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एक लोगों ने तय कर लिया है कि मोहम्मद कैफ योगा कैसे कर सकते हैं और इसके बाद उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, ऐसे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है जैसे लगता है कि मोहम्मद कैफ ने एक जघन्य अपराध कर दिया है। भाई ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। यही हैं वो तस्वीरें जिनके चलते मोहम्मद कैफ को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। दरअसल कैफ रोजाना सुबह वर्कआउट से पहले सूर्य नमस्कार करते हैं और अपनी इस आदत को कैफ ने दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहा। कैफ ने ट्वीट किया, आपके शरीर में व्यायाम की हर जरूरत को सूर्य नमस्कार से पूरा किया जा सकता है और योग करने में किसी उपकरण की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस कैफ का इतना ट्वीट करना था कि सोशल मीडिया के तथाकथित ठेकेदार या यूं कहें कि कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। एक जनाब ने लिखा, सूर्य नमस्कार इस्लाम की परंपराओं के खिलाफ है, आप ऐसा विवादित पोस्ट क्यों कर रहे हैं? तो दूसरे साहब एक हाथ आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, इस्लाम में सूर्य नमस्कार पर 100% पाबंदी है, हम अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं झुक सकते, अपना ईमान देखो। मोहम्मद कैफ को इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें परेशान होकर एक सफाई जारी करनी पड़ गई। कैफ ने इन कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए पोस्ट किया, मेरी हर तस्वीर में अल्लाह मेरे दिल में थे, समझ में नहीं आता किसी व्यायाम से या जिम जाने से मैं धर्म से कैसे दूर हो जाता हूं। तो साहब ये है सोशल मीडिया की ताकत। मन में कैसे भी विचार हों, खुद सही हो या ना हो, बस कंप्यूटर खोलिए और लगिए दुनिया जहां को नसीहतें देने। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरह से सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसे कुलसित और संकुचित मानसिकता आज एक बड़े तबके की हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? योग करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं है। किस वजह से आखिरकार मोहम्मद कैफ को यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है? और आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश के कुछ एक उलेमा अब सवाल उठाने लगे हैं मोहम्मद कैफ के ऊपर। भाई हद हो गई, धर्म के नाम पर क्या लोगों को आप सूली पर चढ़ा देंगे? अजीब बात है ये। पहले तो अगर कोई भी शख्स मुसलमान है तो उसको कोई भी गैर इस्लामी अमल नहीं करना चाहिए और फिर उसको करके और उसको आजकल के सोशल मीडिया पर अपलोड करने से और मज़ीद बड़े पैमाने पर उसके गलत तासुरात जाते हैं, असरात जाते हैं। तो ऐसा काम करने से अगर कोई शख्स अपने को मुसलमान मानता है तो उससे उसको परहेज करना चाहिए। ये आजकल सोशल मीडिया और इस तरीके से चर्चा में आने वाली हरकतें हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान जो है वो अपनी आस्था के साथ ये काम नहीं करता है। बस एक इंसान जो है जिसको कहा जाए डाल दिया फ़ोटो और ताकि चर्चा में आ जाओ। जैसे कि देखिए उनके उस फ़ोटो से आज आप वो मीडिया में आ रहे हैं और ये 2-3 दिन मौजू बहस रहेगा। इसे न जाने क्या मानसिकता कहें। दुनिया के तमाम देश योग को अपना रहे हैं। अब तक लगभग 156 देश योग महोत्सव मना चुके हैं और योग को एक व्यायाम के तौर पर अनिवार्य मानते हैं। और हमारे देश में इस संकुचित कुलसित मानसिकता को देखिए, जो योग को लेकर भी धर्म की आड़ में लोगों पर हमले कर रहे हैं। भाई आपके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या?
और मोहम्मद कैफ के साथ जो हुआ, इससे भी ज्यादा मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी के साथ एक फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्या डाली, ऐसा लगा जैसे लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। क्या अपनी पत्नी के साथ अपना फोटो डालना अपराध है? यह कौन सा गैर इस्लामिक काम हो गया जो मोहम्मद शमी ने किया था? लेकिन अब मोहम्मद शमी को भी जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनकी पत्नी के पहनावे पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार क्या यह आजादी किसी को नहीं है कि वो किस तरह के कपड़े पहने? क्या यह भी तय करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ट्रोल करने वाले इस तरह के ट्रोलर्स, जो कि दरअसल ऐसा लगता है कि अपनी सोच दुनिया भर में थोपते दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट की बात तो छोड़ दीजिए। आप जरा सोचिए, आज की तारीख में जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो उसके पहले राष्ट्रगान होता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रगान के समय हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो खड़ा होकर राष्ट्रगान को पूरा सम्मान दे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे देश के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट के और देश के किसी भी कानून या व्यवधान से बिल्कुल परे हैं? उनके ऊपर कोई चीज लागू ही नहीं होती? अगर ऐसा नहीं है तो जरा हमें यह समझा दे कोई कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और राष्ट्रगान उस समय चल रहा था, तो विधायक कैसे बदमाशी कर रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे। आखिरकार किसने उन्हें यह अधिकार दिया? एक चुने हुए नेता के तौर पर राष्ट्रगान का सम्मान करना कम से कम नेताओं की तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या खाक नेता है ये? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। जनता ने आदेश माना और राष्ट्रगान का सम्मान भी किया। लेकिन उन नेताओं का क्या करें जो राष्ट्रगान के वक्त भी हंगामा करें? जम्मू कश्मीर विधानसभा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब दिन की कार्यवाही खत्म होने से पहले राष्ट्रगान बजा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता हंगामा करते रहे। इन नेताओं को रत्ती भर फिक्र नहीं थी कि राष्ट्रगान के सम्मान में इन्हें शांत होकर खड़ा होना चाहिए। इनके अंदर तो बस सियासी फायदे की भूख थी, जिसके लिए इन्होंने राष्ट्रगान के सम्मान को भी नकार दिया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक पहले से ही हंगामा कर रहे थे और गवर्नर के सदन में आने के बाद हंगामा बढ़ गया। विधायकों की मांग थी कि पैलेट गन के पीड़ितों को इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ मांगने का ये तरीका समझ से परे था और इन हरकतों के बाद गवर्नर अपना संबोधन दिए बगैर ही लौट गए। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा कोई नई बात नहीं है, लेकिन गवर्नर के संबोधन के दौरान विपक्ष के इस हंगामे को किसी भी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और आइए आपको दिखाते हैं, आज सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगना या वोट डालने के लिए प्रेरित करना दोनों गैर कानूनी है। अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव के दौरान ऐसा करता पाया जाता है तो उसका निर्वाचन तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे हाल में ही पार्टियों पर कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म को किसी भी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जिसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है। चुनाव भी एक ऐसा ही काम है। कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक अगर भविष्य में कोई भी धार्मिक नेता किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए अपने समुदाय से वोट की अपील करेगा तो उस उम्मीदवार की बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी और उस उम्मीदवार को खारिज कर दिया जाएगा, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। ये बड़ी बात है और हम उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम इससे हमारे देश की राजनीति थोड़ी स्वच्छ तो जरूर हो। धर्म, जाति या भाषा के नाम पर वोट मांगना पहले भी आरपी एक्ट के तहत गैर कानूनी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज नए सिरे से इस एक्ट की व्याख्या की है, उसने राजनेताओं के बच निकलने के सारे चालाकी भरे रास्ते बंद कर दिए हैं। और अब ये देखना अहम होगा कि आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन जनता इसे किस तरीके से ले रही है, आइए दिखाते हैं। ये तो सही, बिल्कुल सही कहा गया है
ऐसे धर्म के नाम पर थोड़ी वोट मांगा जा सकता है। ये राय भारतवर्ष के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए बहुत मदद करेगी। क्लियर कट एजेंडा के साथ आना चाहिए, ना कि वोट के साथ, मजहब के साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा नेता चुन के आवे ये होना चाहिए, ना कि धर्म से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति तो सब में अच्छा है, कोई भी धर्म अच्छा आदमी है। आई थिंक इट्स गुड फॉर सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश लिया वो सही दिया, वो सही है। इसको मैं अपनी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सही है, 100% सही है सर। कोर्ट ने जो राय निकाला है वो ना हम दिल से स्वागत करते हैं। इसको मानना चाहिए और सबको मानना चाहिए। आम जनता की राय आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत भी आपके सामने है। क्या राजनेता सुनेंगे? चलिए, यक्ष प्रश्न तो यही है। लेकिन सर्दियां शुरू हो गई हैं। अब ये गुलाबी सर्दी का मौसम नहीं है साहब, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कम से कम पूरे उत्तर भारत में अब तैयार हो जाना चाहिए उस ठंड के लिए जिसे हम कहते हैं ठिठुरती हुई ठंड। बर्फबारी की चादर से और हसीन हुआ चमोली। नरकंडा को भी बर्फ ने अपनी आगोश में लिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ। साल के शुरुआत में कुदरत ने उत्तराखंड को बर्फबारी का तोहफा दिया। कुदरत ने अपनी नेमत से पहाड़ों को सफेद रंग में रंग दिया। बर्फ ने वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। चमोली में टूरिज्म बढ़ने से व्यापारी खुश और बर्फबारी से सैलानी मस्ती में झूम रहे हैं। जिन्होंने पहली बार बर्फबारी देखी है उनकी खुशियां छुपाए नहीं छुप रही। चमोली पहुंचा हर शख्स यहां बिताए हर पल को जीवन भर के लिए संजो कर रखना चाहता है। बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। आज सुबह ही पहुंचे हम यहाँ पे और पहुंचते ही हैवी स्नोफॉल चालू हो गया। जैसा आप देख रहे हैं पूरी वादी घट गई है, शानदार बर्फ है, टेम्परेचर जा चुका है मौसम में। हिमाचल में भी हर ओर बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिरती बर्फ देखकर सैलानी रोमांच में हैं। सैलानियों की खुशियां सातवें आसमान पर हैं। पहाड़ी नदियां और नाले सब जम चुके हैं। सर्दियों में हर साल पहाड़ों को बर्फबारी की सौगात मिलती है और कुदरत के इस जश्न में शरीक होने देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।